स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, इसके साथ ही कौन कौन उसमें भाग लेगा, तो उन सभी के बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की थी। आशा करता हूँ कि आपको वो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि राष्ट्रपति को आखिर हम हटा कैसे सकते हैं और कौन सी वो परिस्थितियाँ बनती है कि उस परिस्थिति में राष्ट्रपति पद पर नहीं रहता और उसकी जगह उपराष्ट्रपति आ जाता है। तो उन सभी परिस्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो कह रहा है राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अलावा उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी महाभियोग चला करके हम उसे हटा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रपति जो पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति केवल और केवल 5 साल तक के लिए ही अपने पद पर बना रह सकता है। और अगर वो चाहे कि मैं 5 साल से पहले पद त्यागना चाहता हूँ तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा हम चाहें तो उसको महाभियोग चला करके उसको अपने पद से भी हटा सकते हैं। तो कह रहा है मेरे फ्रेंड्स, आगे कहता है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति ने 5 साल अपना पद बिता लिया, लेकिन मान लीजिए 5 साल के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं होता तब तक राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति रहेगा। यानी 5 साल के बाद भी जब तक दूसरा राष्ट्रपति उसके पद को न ले लें तब तक वो राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। और आगे ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति होता है, यानी एक व्यक्ति मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो उसके बाद वो दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है और कितनी ही बार बन सकता है। यानी एक व्यक्ति भारत में कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में एक बात विशेष की गई है, यानी अमेरिका में एक व्यक्ति होगा वो केवल और केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और मित्रों, आपको पता होगा तो जो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, यानी जो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे वो 2 बार ही राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे। तीसरी बार वो नहीं बन सके क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है। आप केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम महाभियोग चलाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर। तो देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हम पद से हटा सकते हैं। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया। यानी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग चलाएंगे जो भी किसके माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद जो 61 है उसके माध्यम से हम राष्ट्रपति पर हम महाभियोग चलाएंगे। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हम चलाएंगे वो किस आधार पर चलाएंगे, तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर। यानी हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के जो प्रावधान है उनका पालन नहीं किया है, तो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं। लेकिन कह रहा है कि संविधान ने संविधान का उल्लंघन जो शब्द है उस शब्द की कोई भी परिभाषा संविधान ने नहीं दी कि संविधान का उल्लंघन का मतलब क्या है। तो उसकी परिभाषा संविधान निर्माताओं ने संविधान में नहीं डाली। आगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपना एक चैप्टर चल रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे हम लगाएंगे। बहुत से एग्जाम्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन उसमें भाग लेंगे। तो मित्रों, बहुत ही आप ध्यान से सुनिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि महाभियोग का आरोप जो हम लेकर के आएंगे वो किसी भी सदन में हम लेकर के आ सकते हैं। यानी मित्रों, मान लो कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो हम क्या करेंगे कि जो महाभियोग लेकर के आएंगे वो हम संसद के किसी भी सदन में, यानी हम लोकसभा में भी लेकर के आ सकते हैं उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को हटाने का, और जो राज्यसभा है उसमें भी हम राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, कह रहा है इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य
के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना हमें होगा। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर हमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो जिस भी सदन ने आरोप लगाए हैं, मान लीजिए कि लोकसभा ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने जो है संविधान का उल्लंघन किया है, तो जब लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा राष्ट्रपति को हटाने का, तो जो लोकसभा के जो 1/4 सदस्य हैं, यानी जो 1/4 जितने भी सदस्य लोकसभा के होंगे वो उस प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर करने चाहिए। इसके साथ ही हमें पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा कि हम जो है भैया राष्ट्रपति आपके खिलाफ हम जो है महाभियोग जो है उक्त सदन में लेकर के आ रहे हैं। यानी पहले उसको, यानी आप ऐसा समझ लो कि जब भी हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर के आएंगे तो राष्ट्रपति को तो पहले ही उसका पता होगा कि हाँ मेरे खिलाफ महाभियोग आ रहा है। आगे कह रहा है महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है और इन आरोपों पर उस दूसरे सदन को जांच करना चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपना पद खाली करना होता है। यानी फ्रेंड्स एक संक्षिप्त में मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि अगर मान लो हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमें राष्ट्रपति को हटाना, तो हम लोकसभा में अगर प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर जो है पहले साइन करेंगे। ठीक है, साइन करेंगे, फिर जो है यानी कि जो प्रस्ताव होगा वो जो प्रस्ताव हम लेकर के आ रहेंगे उस प्रस्ताव की जानकारी राष्ट्रपति को हम जो है 14 दिन पहले ही दे देंगे कि हम जो है भैया राष्ट्रपति आपके खिलाफ प्रस्ताव हटाने का लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब जो प्रस्ताव हमने लेकर के आए, यानी लोकसभा में हमने जो प्रस्ताव लेकर के आया, तो लोकसभा क्या करेगी कि जो 2/3 बहुमत, यानी लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, यानी सदन में कितने सदस्य हैं लोकसभा के 543 सदस्य हैं, तो सदन के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का जो है 2/3 बहुमत है, यानी 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, लोकसभा ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब वो जाएगा प्रस्ताव कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में वो प्रस्ताव जाएगा कि तो राज्यसभा क्या करेगी कि उस प्रस्ताव की जाँच करेगी कि हाँ क्या यह जो प्रस्ताव लोकसभा लेकर के आ रही है क्या सही है या गलत है, तो उसकी वो जांच करेगी। अगर मान लो वो ये पाती है कि हाँ यह जो प्रस्ताव संसद जो लोकसभा है वो लेकर के आ रही है कि ये जो प्रस्ताव है वो सही है, तो वो क्या करेगी, वो भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देगी। अब मित्रों क्या होगा कि दोनों सदनों ने तो अब उसको पारित कर दिया। अब भैया जो राष्ट्रपति होगा वो जो है उस पद को त्याग देगा, यानी अपने पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें 2 बातें हम ध्यान दे सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया वह इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं, और राज्य विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो चुने हुए विधानसभा के सदस्य हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेंगे, और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जबकि भाग लिया था। यानी फ्रेंड्स आप इतना समझिए कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होगी, यानी जो हम महाभियोग लेकर के आएंगे उसमें चुनाव कौन कौन करेगा। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जब हम चुनाव करते हैं तो दोनों सदनों के जो चुने हुए प्रतिनिधि वो भाग लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए भाग लेते हैं प्रतिनिधि, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। यानी उसमें जो है संसद के सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन मित्रों हटाने में क्या हो रहा है कि विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आप जो है इस विशेष बात को जान लीजिए, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, केवल और केवल जो संसद के सदस्य हैं। और मित्रों एक बात और, इसमें जो है संसद के जो सदस्य होंगे वो चुने हुए भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, यानी दोनों प्रकार के प्रतिनिधि इसमें जो है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको जो है उसमें चुनाव करेंगे। यानी दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि और मनोनीत दोनों उसमें जो है भाग लेंगे राष्ट्रपति को हटाने में, जबकि विधानसभा के कोई भी सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। और मित्रों एक बात विशेष मैं आपसे चर्चा कर दूं कि जो सदस्य राष्ट्रपति को हटाएंगे, यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति को हटाने में चुनाव में भाग लेता है, यानी मान लो, यानी यहाँ बात की जाती है ना कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को हटाते हैं, तो आप एक बात और याद रख लीजिए कि यही सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। यानी मित्रों जब मैं आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करूँगा तो मैं आपसे जो है
इस बात को जो है अवश्य बताऊंगा, यानी आप याद रखिएगा। मैं आपसे जो है यही बात वह बताऊंगा कि जो है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि और मनोनीत प्रतिनिधि दोनों उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो मित्रों, यहाँ जो उठाएंगे वहाँ जाकर के वो उपराष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेंगे। ऐसे हमें इसको यह जो है याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति पर हम महाभियोग चलाते हैं। और आगे ये कहते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन सी स्थितियों में जो है पद को त्याग सकता है और कौन कौन सी स्थितियां ऐसी बनती है कि राष्ट्रपति उस समय भारत में जो है नहीं रहता है। तो कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल हो जाए, मान लो कि राष्ट्रपति जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अगर उसका यानी अगर उसने इस्तीफा दे दिया हो, या अगर उसने हमने क्या किया कि हमने महाभियोग चला करके उसको हटा दिया, या उसकी मृत्यु ही हो गई हो, या अगर मान लो कोई भी ऐसा कारण हो गया हो कि उसके चुनाव को हमने जो है अवैध घोषित कर दिया, तो उस परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे, यानी कि ये 5 परिस्थितियां ऐसी हैं कि इन 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है पद धारण नहीं करता। आगे कह रहा है यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी कारण से देरी हो गई हो तो वर्तमान का राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। यानी मित्रों, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब तक राष्ट्रपति जो है, यानी जब तक जो है राष्ट्रपति के पद पर दूसरा राष्ट्रपति जो है चुना नहीं जाता, यानी कार्यकाल का पूरा होने के बाद जब तक दूसरा राष्ट्रपति जो है चुना नहीं जाता, तब तक पुराना राष्ट्रपति ही जो है भारत में राष्ट्रपति कहलाता है। और और आगे कहता है कि उसकी अगर मृत्यु या त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर हमें कराना होगा। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अगर मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, या हमने राष्ट्रपति को हटा दिया, तो अगर इन मामलों के कारण अगर राष्ट्रपति जो है पद पर नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे कि वापस से राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। कब? 6 महीने के अंदर अंदर हमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा, और नया जो राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल तक के राष्ट्रपति पद पर बने ही रहेगा। आगे कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन और अन्य किसी कारण से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यदि वर्तमान का राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से पद पर काम करने में असमर्थ हो तो भी राष्ट्रपति जो है उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। यानी कि मित्रों, ये कहना चाह रहा है, आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि अगर मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन हो जाए और उन परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो, यानी भारत में कोई राष्ट्रपति ही नहीं हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे। यानी एक कार्यवाहक बना दिया, यानी हमने जो है उस पद की रिक्तता को जो है, यानी पद की रिक्तता को जो है भरने का हमने काम किया है कि हमने उपराष्ट्रपति को यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति हमने बना दिया कि जो है एक काम चलाऊ राष्ट्रपति हमारे देश में उस समय बना रहेगा। और ये कह रहा है कि यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर काम करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति उसके पद ग्रहण करने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और आगे कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी मित्रों एक बात और यहाँ पे कही जा रही है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर उसका भी पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। यानी मित्रों, मान लो राष्ट्रपति का पद तो रिक्त है, लेकिन मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो फिर हम किसको राष्ट्रपति बनाएंगे, ये तो बताइए। तो ये कह रहा है कि उस परिस्थिति में हम जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI, उसको हम जो है भारत का राष्ट्रपति का पद दे देंगे। और अगर मान लो वो भी पद नहीं है तो फिर हम किसको बनाएंगे, तो कह रहा है कि भैया हम फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश है, और तो उसको हम जो है भारत का राष्ट्रपति का पद दे देंगे। अब मित्रों, आप के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि मान लो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश भी उस पद पर, यानी भारत में वरिष्ठतम न्यायाधीश भी नहीं है, तो मित्रों क्या ऐसा कोई संयोग बन सकता है कि राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और CJI भी नहीं हो या वरिष्ठतम न्यायाधीश भी नहीं हो? तो ये तो बहुत असंभव बात हो जाती है। यानी कि मित्रों, अगर मान लो कि राष्ट्रपति ही नहीं है तो कोई उपराष्ट्रपति तो होगा या फिर कोई CJI तो होगा, तो यानी ऐसी बात तो कभी नहीं हो सकती कि भारत में जो है राष्ट्रपति का पद खाली रह जाए। और क्या अगर हो भी जाए तो जो है कोई न कोई व्यक्ति उस पद को धारण कर ही लेता है।
अब कहते हैं, जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। वह संसद के द्वारा सभी निर्धारित भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करता है। यानी मित्रों, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, यानी कौन सी परिस्थिति में मित्रों, फिर आप विचार करिए कि जब मृत्यु, निष्कासन या त्यागपत्र वो देगा और उस परिस्थिति में जो है उसका पद रिक्त है, तो उस परिस्थिति की यहाँ बात की जा रही है मित्रों, केवल और केवल 6 महीने तक ही होगा। यानी 6 महीने के अंदर अंदर तो हम चुनाव करा ही लेंगे नए राष्ट्रपति का। तो उसी परिस्थिति की यहाँ बात की जा रही है कि अगर पद उसका रिक्त हो जाए तो जो भी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति का पद देंगे तो उसको जो है हम जो फिर वेतन भी जो देंगे वो राष्ट्रपति का ही देंगे। नहीं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम जो है किसी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया और हम जो है उसको वेतन दे रहे हैं सीजेआई का ही, यानी हमने राष्ट्रपति का वेतन दिया ही नहीं। ऐसा उस समय नहीं होगा। उसको हम जो वेतन देंगे वो राष्ट्रपति का ही देंगे, ठीक है। उसको जब जितने भी भत्ते मिलेंगे वो भी राष्ट्रपति के ही उसको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, और मैंने वो भी परिस्थितियां बताई कि कौन सी वैसी परिस्थितियां हैं कि जो है उस परिस्थिति में हम राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए है जो है किसी उपराष्ट्रपति या सीजेआई या अन्य किसी न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के पद पर बिठा सकते हैं। तो मित्रों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जो है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मित्रों, आज जो हमने छोटा ही लेक्चर बनाया है क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी हमें पड़ गई है, तो अगले लेक्चर में हम जो है आगे का अध्याय जो है जारी रखेंगे। यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैं अगले अध्याय में आपसे जो है विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक और सैन्य और आपातकालीन जो राष्ट्रपति को हमने शक्तियां दी है उन सभी शक्तियों के बारे में हम आगे के अध्याय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मित्रों, जो है मैं आपसे फिर कह दूँ कि आपको मैं याद दिला रहा हूँ, जब हमारा ये टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए फिर से जो है क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो मित्रों, आप जो है इन टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देते हुए गहन अध्ययन के साथ आप पढ़ते रहिए। और मित्रों देखिए, हम जो है यानी हमें तो जो है एग्ज़ाम फाइट करना है, तो मित्रों हमें जो है किसी भी परिस्थिति में जो है इन टॉपिक्स को याद करना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।